नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। के साथ के ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल भी रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? एक बार जोरदार तरीके से बिल्कुल जोश खरोश में थंब अप करें और क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हूणों का आक्रमण, और तमाम सारी बातें यहां पे आज आपको जानने सुनने को मिलेंगी। तमाम सारी ऐसी बातें जिनके विषय में आपको जानकारी नहीं है। क्योंकि इन किताबों के आधार पर, इन किताबों के अध्ययन से जो प्रश्न निकल रहे हैं वह मेरे द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा हुआ था कि ये सारे प्रश्न आपको कहीं भी कोई मॉडल पेपर हो, कोई पेपर हो, नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सीधे सीधे मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यह है, लेकिन इसको शुरू करने के पहले कल जहां पे हमने छोड़ा हुआ था बात की शुरुआत वहीं से करेंगे। हमारा प्रश्न यह, जहां से हमें शुरुआत करनी थी। क्लियर है बात? शुरू किया जाए। क्यों भाई? चले, प्रश्न लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न लिखा हुआ है, कौन सा एक, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैत्रक राजाओं का शासन क्रम सही है? अर्थात मैत्रक वंश जो कि गुजरात वल्लभी से शासन कर रहा था, राजधानी वल्लभी थी, के राजाओं का शासन क्रम पूछा जा रहा है। अगर आपको कुछ याद हो तो आप मुझे बताएं, नहीं तो मैं जो भी कुछ बातें बताऊंगा निश्चित रूप से उसको कलमबद्ध जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे तमाम सारे छोटे बड़े हर राजवंश पे हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है? हाँ भाई, दिखाई दे रहा है? और जूम कर दिया जाए। आपका छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैत्रक राजाओं का शासन क्रम सही है? बताएंगे कौन सा इसमें सही दिखाई दे रहा है। स्वागत सर लोगों का। मैत्रक वंश के राजाओं से जुड़ा हुआ यह प्रश्न, थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आसानी से सही किया जा सकता है। थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आप समझ सकते हैं कि भट्टार्क जो है यही तो संस्थापक है ना भाई। इस वंश का संस्थापक कौन है? यही भट्टार्क है। अपने आप से बस एक से, संस्थापक से ही इस प्रश्न का उत्तर सही लग जा रहा है। अब कुछ बातें हैं जो कि आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। क्या शासन क्रम सही है? मतलब एक भट्टार्क, फिर दूसरे नंबर पे धरसेन प्रथम, तीसरे नंबर पे द्रोण सिंह, चौथे नंबर पे ध्रुवसेन प्रथम। अर्थात ये इस वंश का चौथा राजा है, यह तीसरा राजा है, यह दूसरा राजा है और यह संस्थापक हो गया। ये चार राजाओं के नाम तो याद हो गए। हमारे सामने लिखा हुआ है भट्टार्क, धरसेन प्रथम, द्रोण सिंह, ध्रुवसेन प्रथम, ये चार राजा। अब ध्यान में रखने की बात यह है जो कि महत्वपूर्ण है, समझिएगा। क्या ये जो मैत्रक हैं यह कौन है? तो मैत्रक आपको जानकारी है, ऊपर प्रश्न में हमने बात कर लिया कि गुप्तों के अधिकारी रहे हैं। कौन? गुप्तों के अधिकारी रहे हैं। ध्यान देंगे, भट्टार्क और धरसेन प्रथम ये कौन लोग हैं? तो याद रखिए कि संस्थापक भट्टार्क और उनका जो बेटा है धरसेन प्रथम, ये दोनों के दोनों कौन सी उपाधि के साथ राजकाज कर रहे थे? तो गुप्तों के सेनापति उपाधि के साथ राजकाज कर रहे थे। याद रहेगी बात, गुप्तों के सेनापति उपाधि के साथ ये लोग राजकाज कर रहे थे। इसके बाद द्रोण सिंह, ये जो तीसरा राजा है द्रोण सिंह, यह पहला राजा है जो कि थोड़ा सा आगे बढ़ता है और महाराज उपाधि धारण करता है। लेकिन यह उपाधि वास्तव में धारण नहीं किया गया है, बल्कि जो एक परवर्ती गुप्त राजा है बुद्धगुप्त, आपको नाम याद होगा, परवर्ती गुप्त राजा
कौन है ये? परवर्ती गुप्त राजा, परवर्ती गुप्त, स्कंदगुप्त के बाद परवर्ती गुप्त बुधगुप्त ने यह उपाधि इसे दिया हुआ था। मतलब यह स्वाभाविक उपाधि द्रोण सिंह की नहीं है। याद रहेगी बात क्यों भाई? द्रोण सिंह की यह स्वाभाविक उपाधि नहीं है। महाराज जो इनके साथ जुड़ा हुआ है द्रोण सिंह के साथ, वह किसी के द्वारा दिया जा रहा है। प्रश्न बनेगा, प्रश्न पूछा हुआ है कि वल्लभी के मैत्रक वंश में पहला राजा कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया हुआ था? समझिएगा बात, पहला राजा कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया हुआ था? बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, अपने आप से वह प्रश्न आ जाएगा। ये जो चौथा राजा है ध्रुवसेन प्रथम, इसके विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या आपको जानकारी है कि जैन सम्मेलन हुआ है? कितना हुआ है? कुछ छोटी किताबें हैं उसमें जैन सम्मेलन की संख्या 3 बताता है, जो ऑथेंटिक किताबें हैं उसमें 2 बताता है। नहीं, आपको याद होगा कि जैन सम्मेलन एक वल्लभी में होता है। कब? लगभग 515 ईस्वी के आसपास होता है। वल्लभी में एक जैन सम्मेलन होता है। ये जो ध्रुवसेन प्रथम है ना, ध्रुवसेन प्रथम के समय काल में ही यह वल्लभी का वह जैन सभा या जैन सम्मेलन हुआ था। याद रहेगी बात, यह जो वल्लभी में जैन सभा या जैन सम्मेलन हुआ था वह ध्रुवसेन प्रथम के समय काल में ही हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न कभी भी नहीं पूछा हुआ है और आपकी कॉपी में यह नोट होना चाहिए। क्लियर है बात क्यों भाई? चले, अब इसमें ये 4 की बात हम लोगों ने कर लिया, आप समझिएगा। 4 के बाद अब कुछ और, ये 4 के बाद अब अगला नाम किसका आएगा? अगला राजा कौन है? ये घटन भट्ट, ये 5वां राजा है। 5वां राजा कौन है? घटन भट्ट। 6ठा राजा कौन है? अब समझे मैंने कैसे डिजाइन किया हुआ था। यह 6ठा राजा है कौन? गुहसेन नाम का 6ठा राजा इस वल्लभी के मैत्रक वंश में। इसके बाद यह जो धरसेन प्रथम है ना, यह धरसेन प्रथम नहीं, अब आ जाएगा धरसेन द्वितीय। कौन? धरसेन द्वितीय आ जाएगा। धरसेन द्वितीय क्यों भाई? धरसेन द्वितीय कौन सा ये हो जाएगा? ये 7वें नंबर का राजा हो जाएगा, 7वें नंबर का। और ये जो धरसेन द्वितीय है, इसको लेकर के सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न कि मैत्रक राजाओं में प्रथम राजा कौन था? प्रथम जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया हुआ था, महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला मैत्रक वंशीय राजा कौन? धरसेन द्वितीय। याद रहेगी बात जी रेणु जी? ठीक है, चले बात को आगे ले चलते हैं। इसके बाद अगला नंबर जो आता है वो आता है शिलादित्य प्रथम का। ये 8वां राजा है, इस वंश का 8वां राजा शिलादित्य प्रथम। शिलादित्य, अब समझें कि हर्षवर्धन के लिए भी शिलादित्य नाम का प्रयोग हुआ है। हर्षवर्धन के लिए शिलादित्य नाम का प्रयोग हुआ है, लेकिन शिलादित्य नाम से दूसरे राजवंश में भी राजा हैं नहीं। अब ये जो शिलादित्य है प्रथम, शिलादित्य के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात, जैसे हर्षवर्धन कन्नौज में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई एक सभा का आयोजन करता है, ये तो सबको पता है, और इस बात की जानकारी वेनसांग भी देता है। वैसे ही वेनसांग इसके विषय में एक बात कहता है। वेनसांग एक बात कहता है क्या? कि यह जो शिलादित्य प्रथम था मैत्रक वंश का राजा, प्रत्येक वर्ष एक बौद्ध सभा का आयोजन करता था। बौद्ध सभा का आयोजन करता था। किसके लिए यह बात कह रहा है? तो याद रखें, वेनसांग कह रहा है शिलादित्य प्रथम के लिए कह रहा है। शिलादित्य प्रथम कौन? मैत्रक वंश का राजा है, 8वें नंबर का राजा है। क्लियर है बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? क्यों भाई?
आगे बढ़ जाए। चले, इसमें जो अगली बात है ये हो गया। अब 8वें नंबर तक की हम लोग बात कर लिए। अब इसके बाद जो नवा राजा है, नवा राजा, नाइन्थ राजा कौन है? तो याद रखना है ध्रुव, ये क्या हो जाएगा? धरसेन, ध्रुवसेन, नवा राजा ध्रुवसेन, ध्रुवसेन, ध्रुवसेन द्वितीय, ये ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन द्वितीय, बिल्कुल नवा राजा कौन हो जाएगा? ध्रुवसेन द्वितीय। और इसको लेकर के कुछ काम की बातें, हर्षवर्धन का समकालीन कौन था? हर्षवर्धन का समकालीन वल्लभी राजा कौन था? मैत्रक वंश का राजा ध्रुवसेन द्वितीय। दामाद कौन था हर्षवर्धन का? यही दामाद था। कौन बता रहा है? यह वेनसांग ये सारी जानकारी दे रहा है। कौन? वेनसांग यह जानकारी दे रहा है। इसके अलावा कुछ और बातें आपको जानकारी होगी कि वेनसांग इस राज्य की यात्रा किया था, वल्लभी गया था। वल्लभी गया था, कब गया था? 640 ईस्वी में। किसके समय काल में? तो यह ध्रुवसेन द्वितीय के ही समय काल में वल्लभी की यात्रा किया हुआ था। याद रहेगी बात, वल्लभी की यात्रा किया हुआ था। कौन? वेनसांग। कब? 640 ईस्वी में, जब ध्रुवसेन द्वितीय राजा था। एक और महत्वपूर्ण बात कि वल्लभी या मैत्रक वंश का वह राजा कौन था जो हर्षवर्धन के कन्नौज और प्रयाग में जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया हुआ था। तो याद रखना है यह ध्रुवसेन द्वितीय ही है। जी अनुज जी, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 9वें नंबर तक की बात हो गई। इसके बाद एक नाम आएगा, इसके बाद एक नाम आएगा धरसेन। धरसेन चतुर्थ का नाम आएगा। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक चीज यहां पे याद रखी जा सकती है, इनका एक दरबारी कवि था। इनका एक राजा और दरबारी कवि मिलान के लिए पूछे जाते हैं। राजा और उनके आश्रित या दरबारी कवि, तो मिलान करने को लेकर के एक प्रश्न पूछा जा सकता है। दरबारी कवि कौन थे? आपने नाम सुना होगा भट्टी, दरबारी कवि भट्टी। इसके बाद एक नाम आएगा शिलादित्य का। शिलादित्य यह प्रथम था। एक नाम आएगा शिलादित्य पंचम। ये जो शिलादित्य पंचम है मेरे भाई, इसको लेकर के एक खास बात, शिलादित्य पंचम के समय अरबों ने क्या किया था? वल्लभी पर आक्रमण किया था। वल्लभी पर आक्रमण किया हुआ था और वल्लभी विश्वविद्यालय को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। याद रहेगी बात। शिलादित्य पंचम इस वंश का अंतिम जो राजा था, अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा जो था उसका नाम है शिलादित्य सेवेंथ। शिलादित्य सेवेंथ, 5 और 2, शिलादित्य सेवेंथ इस वंश का अंतिम राजा था। और इसका अंत कब हो रहा है? 767 ईस्वी में इस राजवंश का अंत हो जाता है। क्लियर है बात? शिलादित्य सेवेंथ। क्यों भाई? उम्मीद करता हूं बात निश्चित रूप से पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। किसी को कोई परेशानी? आगे बढ़ जाए।
तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा ये वल्लभी के मैत्रक राजाओं के संदर्भ में सारी बातों की जानकारी कर लिया है। अब आप में से जो होशियार होगा, समझदार होगा, वह मेरी बात मान लेता होगा, और जिसको लगता होगा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों नोट करें, तो वह निश्चित रूप से आपके बीच में ही है। लेकिन जो मेरी बात मानते जा रहे हैं उनकी तुलना में वह रोज थोड़ा थोड़ा पीछे होता जा रहा है। क्या प्रश्न आ जाएगा, न तो आपको पता है न तो मुझे। पेपर आसान पूछ लिया जाएगा कि कठिन पूछ लिया जाएगा, न मुझे पता है न आपको पता है। तो हमारा दायित्व क्या बनता है? हमारा दायित्व यही बनता है ना कि जितना इस दिमाग में बातें रखी जा सकती हैं आपके द्वारा, प्रयास करें कि उतनी बातें आ जाएं। अपनी ओर से रोज थोड़ा थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। चले, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, उत्तर गुप्तकालीन वंश के राजाओं के शासन का सही क्रम कौन सा है? आसान प्रश्न है, इसको बताया जा सकता है। हाँ भाई, वल्लभी संवत भी इंपॉर्टेंट था जी, बिल्कुल बता दिया है। इसके विषय में ऊपर के प्रश्न में ही बात हो चुकी है। ठीक है अनुज जी, हाँ बताएंगे। क्या हो जाएगा? सी। सी का मतलब कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त प्रथम और कुमारगुप्त। निश्चित रूप से यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये जो उत्तर गुप्तकालीन वंश है, हमने पहले ही देख लिया है कि इनका शासन क्षेत्र दो स्थानों में देखने को मिलता है। पहला मगध, इनको क्या कहा जाता है? उत्तर मागध वंश भी तो कहा जाता है। मगध से भी शासन हो रहा है, और बाद में चल करके जब यहां पे हम लोग पहुंचेंगे ना, तो ये लोग मालवा से भी शासन करने की शुरुआत करते हैं। तो उत्तर गुप्तकालीन वंश के संदर्भ में ये दो बातें। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको बता दिया गया है कि इनका गुप्तों से कोई लेना देना नहीं है। गुप्तों से लेना देना इनका तनिक भी नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात यह कि यह जो कृष्णगुप्त है, पहले इन चारों के विषय में बात कर लेते हैं। ये जो कृष्णगुप्त है इस वंश का संस्थापक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है किसी को भी। बस एक क्रोनोलॉजी में ध्यान में रखने की जरूरत है राजाओं के विषय में। हर्षगुप्त के संदर्भ में ऐसी कोई भी काम की बात देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, हर्षगुप्त के विषय में कोई भी काम की बात देखने को नहीं मिलती है। आरजू जी की बहुत चिंता है भाई। वास्तव में आरजू जी दिखाई नहीं दे रही थी काफी दिनों से। ठीक है, क्षितिज, क्षिति चूड़ामणि, नोट करिएगा। क्षिति चूड़ामणि जीवित गुप्त प्रथम की यह एक उपाधि थी। क्षिति चूड़ामणि। क्षिति चूड़ामणि का मतलब क्या है? क्षिति चूड़ामणि का मतलब है राजाओं का सिरमौर। राजाओं का सिरमौर। किसके लिए यह शब्द प्रयोग हुआ है? जीवित गुप्त प्रथम के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। क्षिति, क्षितिज नहीं, क्षिति, सब सिर्फ क्षिति लिखा हुआ है। ठीक है, चले, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त इस वंश का पहला राजा है, प्रथम राजा, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया हुआ था। महाराजा धीराज, कहीं नोट होना चाहिए निश्चित रूप से। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि। आगे बढ़े, इसके बाद हो गया देखें,
कुमार गुप्त के बाद अब अगला जो राजा है ये चौथा राजा हो गया, चौथा। पांचवा नंबर का राजा है महासेन गुप्त। महासेन गुप्त, ये जो महासेन गुप्ता है ना, इसकी बहन, याद रखिएगा, इसकी बहन का विवाह वर्धन वंश में हुआ था। वर्धन वंश में, वर्धन वंश कह ले या पुष्यभूति वंश कह ले, पुष्यभूति वंश में हुआ था। अब प्रश्न बनता है किसके साथ हुआ था? तो याद रखिए, ये जो इनकी बहन है ना, महासेन गुप्त की जो बहन है, इन्हीं का पुत्र कौन था? प्रभाकर वर्धन। कौन? प्रभाकर वर्धन, इन्हीं के पुत्र थे। अर्थात हर्षवर्धन के पापा इनके बहन के पुत्र थे। क्लियर है बात? हर्षवर्धन के पिताजी प्रभाकर वर्धन किसके पुत्र थे? तो महासेन गुप्त की बहन के पुत्र थे। इसका मतलब एक बात निकल करके आई कि इनका और वर्धन या पुष्यभूति वंश का वैवाहिक संबंध था। वैवाहिक संबंध। इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं, आपकी जिम्मेदारी है जितना हो सके ध्यान में रखें। ठीक है, आगे बढ़े। महासेन गुप्ता, महासेन गुप्ता को लेकर के एक और बात कही जा सकती है। क्या? महासेन गुप्ता को लेकर के एक बात और, यह इस वंश के प्रथम राजा हैं, प्रथम राजा जिसने मालवा से शासन करना शुरू किया था। मालवा से शासन शुरू किया हुआ था। आगे बात को ले चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है अगला नाम देवगुप्त का। तो ये हो गए 5वें नंबर के और ये हो गए 6ठे नंबर के। 6ठे नंबर के देवगुप्त। देवगुप्त के विषय में आपको जानकारी होगी कि हर्षवर्धन का प्रबल विरोधी कौन था। एक प्रश्न यह भी बनेगा, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के उत्तर भारत में विरोधी कौन थे? हर्षवर्धन के विरोधियों में एक नाम देवगुप्त का, हर्षवर्धन के विरोधियों में एक नाम शशांक का। क्यों भाई? आपको याद है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो देवगुप्त और शशांक क्या हो गए? ये दोनों मित्र हो गए, दोस्त हो गए। हर्षवर्धन के यह विरोधी हैं। नहीं हुआ ये। एक बात और कि देवगुप्त कहां का राजा था? तो यह मालवा का राजा है। कहां का? मालवा से राजकाज कर रहा है देवगुप्त। इसने क्या किया? कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज पर आक्रमण किया। और कन्नौज पर जब आक्रमण किया तो कन्नौज का राजा कौन था? ग्रहवर्मा था। ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है और कुछ समय के लिए कन्नौज पर देवगुप्त का अधिकार हो जाता है। याद रहेगी बात? कन्नौज पर कुछ समय के लिए अधिकार हो जाता है देवगुप्त का। ये जो हर्षवर्धन की बहन है राजश्री, राजश्री को विधवा करने में किसकी भूमिका रही? देवगुप्त की भूमिका रही। क्यों भाई? जी, ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। ठीक है, आगे बात को ले चले। अब 9वें राजा तक की बात, नहीं 5वां 6ठे, अब 7वें की बात करते हैं। कोई मुझे बताएगा अगला राजा कौन होगा? देवगुप्त के बाद अगला राजा कौन होगा? माधवगुप्त। बहुत बढ़िया। देवगुप्त के बाद अगला नाम आएगा माधवगुप्त का। माधवगुप्त का। ये माधवगुप्त जो है, समझिएगा, हर्षवर्धन के अधीन, हर्ष के अधीन मगध से शासन किए हुए थे। मगध से शासन। तो हर्ष का समकालीन मगध का शासक कौन था? यह भी तो प्रश्न पूछा हुआ है मिलान करने के लिए। हर्ष के अधीन अर्थात हर्षवर्धन ने ही
महासेन गुप्ता है ना, महासेन गुप्ता, समझिएगा, महासेन गुप्ता के एक पुत्र, ये बड़ा पुत्र है देवगुप्त, और छोटा पुत्र कौन है? छोटा पुत्र ये है माधव गुप्त। क्लियर है बात? दामोदर, ये महासेन के दो बेटे, एक बड़ा बेटा देवगुप्त बदमाश निकल गया, और छोटका बिटवा जो था उसका नाम था माधव गुप्त। देवगुप्त की बात आई गई, माधव गुप्त हर्षवर्धन के नियंत्रण में, हर्षवर्धन के द्वारा मगध की सत्ता पर सिंहासनारूढ़ किया जाता है। क्लियर है बात? अब इसके बाद माधव गुप्त के बाद अगला नाम किसका आएगा? तो माधव गुप्त के बाद अगला नाम आएगा सबसे खास जो राजा है, जिसका नाम है आदित्य सेन। कौन? आदित्य सेन। आदित्य सेन के संदर्भ में पहली महत्वपूर्ण बात, अफसड़ अभिलेख की रचना किसके समय काल में की गई थी? आदित्य सेन के समय काल में अफसड़ अभिलेख की रचना की गई है। क्यों भाई? दूसरी महत्वपूर्ण बात, सर्वाधिक योग्य राजा कौन था? सर्वाधिक योग्य, सर्वाधिक चर्चित राजा इस वंश का कौन था? तो उत्तर है आदित्य सेन। कहां से शासन कर रहा है? शासन इसका मगध से चल रहा है। कहां से? मगध से। और एक बात याद रख लेना है, एक प्रश्न बनेगा, एक प्रश्न जो कि नहीं पूछा हुआ है आज तक। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, समझ लीजिएगा, सुन ले, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किस राजा ने मगध से शासन करते हुए उत्तर भारत को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया था? समझ में आई बात? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद संपूर्ण उत्तर भारत को मगध के नियंत्रण में संचालित करने का एक प्रयास आदित्य सेन के द्वारा कुछ समय काल के लिए किया गया था। अब यह जो आदित्य सेन है, बिल्कुल नई बात, एक आप में से शायद ही किसी को जानकारी हो। इसकी उपलब्धियों के विषय में जानकारी एक खास अभिलेख से मिलती है, जिसका नाम है मंदर अभिलेख। मंदर अभिलेख कोई जानता है मंदर लेख के विषय में? क्यों मेरे भाई, मंदर लेख के विषय में आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आपने झारखंड में बाबा बैजनाथ धाम का नाम सुना हुआ है क्या? क्यों भाई? जी शोभित जी, झारखंड में बाबा बैजनाथ धाम का नाम सुना हुआ है क्या? क्यों भाई? ये जो वैद्यनाथ धाम है ना, वैद्यनाथ मंदिर पर लेख है। कौन सा? मंदर लेख। मंदर लेख का संबंध किससे है? आदित्य सेन से। एक और महत्वपूर्ण बात, इस मंदर लेख से जानकारी मिलती है कि आदित्य सेन ने क्या किया था? 3 अश्वमेध यज्ञ किया हुआ था। फिर एक प्रश्न जो कि पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया हुआ था? प्रश्न बनेगा ना। निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया हुआ था? पहले भी प्रश्न पूछा गया है, आगे भी बनेगा। तो याद रखें, आदित्य सेन ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया हुआ था। इस बार की जानकारी कहां से मिलती है? मंदर लेख से जानकारी मिलती है। क्यों भाई? ठीक है, एक दो बातें और। ये जो आदित्य सेन है, बहुत सारी काम की बातें हैं इसको लेकर के। आदित्य सेन के विषय में आपको याद है कि चीनी यात्री एक है जिसका नाम है वांग वेनत्से। ये वांग वेनत्से जो है ना,
भारत में कुल 3 बार आया था, 3 बार आया था भारत में 3 बार आया था वांग मिनट से। इस 3 में 2 बार किसके समय? इसी के समय आया हुआ था, इसी के समय आया हुआ था। याद रहेगी बात। आदित्य सेन, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदित्य सेन के समय काल में ही 2 बार वांग विनत से भारत आया था। और एक बहुत ही दुर्लभ बात, ये जो आदित्य सेन है, इसी के समय काल में एक कोरिया का यात्री आता है, कोरियाई यात्री आता है, जिसका नाम है हुई लून। नाम जितना प्यारा है वैसे ही हुई लून भी बहुत प्यारे थे। और इन्होंने कुछ जानकारी दिया है। इन्होंने जानकारी दिया है कि यह जो आदित्य सेन है, इसने एक बौद्ध मंदिर का निर्माण किया हुआ था। बोध गया में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया हुआ था आदित्य सेन ने। हुई लून इस बात की जानकारी देता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं है। क्यों भाई? क्लियर है? हुई लून, आदित्य सेन हो गया। बहुत सारे तथ्य हैं। एक और बात बताई जा सकती है, जैसे गुप्त राजाओं में एक परिपाटी रही परम भागवत की उपाधि, वैसे ही आदित्य सेन ने भी परम भागवत की उपाधि धारण किया हुआ था। याद रहेगी बात, परम भागवत की उपाधि। अब जाकर के मुझे लगता है सारी काम की बातें फिनिश हो जाती हैं। आगे बढ़ जाए। गया में जी वही है, बोध गया। ठीक है, चले। अब आदित्य सेन अब कौन से नंबर का राजा हो गया, आप याद रखिएगा। आदित्य सेन के बाद इसके बाद अगला राजा कौन होता है? अगला राजा होगा देवगुप्त द्वितीय। तैयारी ऐसे होती है मेरे भाई, पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। और ये जो थोड़ा सा मैं शब्द यूज करता हूं, मेहनत खूब करना होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं इस वजह से बोलता हूं क्योंकि एक ही दिन सारा मेहनत नहीं करना होता है, थोड़ा थोड़ा रोज करना होता है। इसीलिए मेहनत तो बहुत है, लेकिन वह इतने टुकड़ों में बटा हुआ है कि हमारे वो दिनचर्या का, डेली रूटीन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है जब तक सफलता नहीं मिलती है। सफलता प्राप्त करना वास्तव में बहुत ही आसान होता है, और जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल भी होता है। अब यह डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप थोड़ा थोड़ा रोज जन्म घुट्टी की तरह इसको आत्मसात करते चले जाइए, तो आपने आसान बना दिया। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परीक्षा आएगा तब पढ़ लेंगे, उन्होंने कठिन बना दिया। अब समझिए कि अब आपको इतनी सारी बातों की जानकारी है, और इतिहास में ऐसी न जाने कितने हजार की संख्या में, 100 नहीं, न जाने कितने हजार की संख्या में ऐसी चीजें हैं। अब जो रोज थोड़ा आगे बढ़ रहा है, जानकारी हासिल कर रहा है, पास वो होगा कि कोई ऐसा आप में से ही या कोई बाहरी तुर्रम खां अपने आप को समझता हो, हम तो खूब पढ़े हुए हैं, जो खूब 10 साल से भी पढ़ रहा है ना, जो रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी आदत में है कि जब पेपर का डेट डिक्लेयर होगा तभी हम पढ़ेंगे, और स्थिति हर बार की तरह वही एक। तो इस चीज से सचेत होना है। ठीक है। देवगुप्त द्वितीय की एक खास उपाधि या इसके लिए एक उपनाम का प्रयोग हुआ है।
क्या चालुक्य लेख, कौन सा चालुक्य लेख में इसके लिए सकलोत्तर पथनाथ शब्द का प्रयोग हुआ है? पथनाथ शब्द, क्यों सुप्रिया जी? सकलोत्तर पथनाथ शब्द का प्रयोग इसके लिए हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है। और देवगुप्त द्वितीय के बाद अंतिम राजा कौन हो जाएगा? जीवित गुप्त द्वितीय, यह अंतिम राजा हो गया। ठीक है, तो 10-12 जो भी राजा रहे सबके विषय में अब जानकारी आपके पास पर्याप्त है। ठीक है अनुज जी, शोभित जी, आगे बढ़ जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया, बात को आगे ले चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया था? सी हो गया था। 8वें प्रश्न पे आते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से उत्तर गुप्तकालीन वंश के राजाओं के शासन का सही क्रम अब लगा दीजिए। आप अब लगाएंगे, सारी बातें आपको बता दिया है मैंने। हाँ शोभित जी बता दें जल्दी से उत्तर क्या हो जाएगा। शर्मा जी आपने लिखा बी, बहुत बढ़िया, खूब अच्छे से आपने तैयार कर लिया है। रेणु जी आपने लिखा बी, वेरी गुड। अभय जी आपने लिखा ए। ए जो भी लोग ए लिख रहे हैं, देवगुप्त, माधवगुप्त, आदित्य सेन, कुमार गुप्त, क्या यह सही है? लास्ट में कुमार गुप्त आएगा। क्यों भाई? हमने ऊपर ही देख लिया था ना कि कुमार गुप्त चौथे नंबर पे आ रहा है। कुमार गुप्त के बाद कौन आया था? आपने नोट नहीं किया? महासेन गुप्त नहीं, फिर इसके बाद देवगुप्त, देवगुप्त के बाद अगला कौन था? माधव गुप्त था नहीं, माधव गुप्त था। क्यों भाई, कैसे गलत हो रहा है? प्रश्न पे आते हैं फिर से। माधव गुप्त के बाद आदित्य सेन, आदित्य के बाद देवगुप्त द्वितीय और लास्ट में जीवित गुप्त द्वितीय, यह डी होगा ना भाई? क्लियर है? चले, सब पे हमने बात कर लिया है। अब जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बता दें। निम्नलिखित में से उत्तर गुप्तकालीन वंश का पहला राजा कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया हुआ था? आसान प्रश्न है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था? सबके विषय में आपको जानकारी दिया जा चुका है। कौन? कुमार गुप्त। उत्तर गुप्त कालीन वंश में पहला राजा है कुमार गुप्त, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया हुआ था। अगला, चीनी यात्री वांग वेनत्से किस राजा के काल में 2 बार भारत की यात्रा किया था? चीनी यात्री वांग वेनत्से किसी राजा के समय काल में 2 बार भारत की यात्रा किया हुआ था, वह राजा कौन था? ठीक है, डी अर्थात आदित्य सेन, सबसे प्रमुख राजा आदित्य सेन। तो 3 के विषय में तो आपको नहीं भूलना है कभी भी। कृष्णगुप्त संस्थापक हो गया, कुमार गुप्त पहला राजा जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया, और आदित्य सेन के विषय में सबसे ज्यादा बातें। यह 3 के नाम निश्चित रूप से याद रखिएगा। इसी 3 में से काम बन जाएगा, प्रश्न पूछा गया तो। अब बात करेंगे हम लोग
हूण आक्रमण को लेकर के। बिल्कुल इत्मीनान से धैर्य के साथ बने रहें। प्रश्न को शुरू करने के पहले थोड़ा सा मुझे एक बात बताएं, हूणों ने भारत में जो अपने अभिलेख लिखवाए उनकी भाषा क्या थी? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। हूणों के द्वारा भारत में जो अभिलेख जारी किए गए, जो लेख लिखवाए गए, कहीं भी उसकी भाषा क्या थी? एक प्रश्न का उत्तर। पूनम जी गलत हो गया भाई। हाँ तो इतनी सिंसियर हैं, गलत कैसे? सुप्रिया जी गलत हो गया। सारे लोग संस्कृत लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है भाई। मैं जानबूझ करके ऐसे कह रहा था। शोभित जी देखिए उत्तर बदल ही दिए। बिल्कुल अपनी बात पे अड़ग रहिए कि हमें अच्छे से तैयार है, हमें पता है यही सही है, मतलब यही सही है, संस्कृत ही है, बिल्कुल निश्चिंत रहे। ठीक है। दूसरी बात कि हूणों की राजभाषा क्या हो गई? फिर हूणों की राजभाषा आसान है, बता लेंगे ना कि हूणों की राजभाषा क्या थी। ऑब्वियस है, संस्कृत ही राजभाषा है हूणों की, नहीं। एक तीसरी बात, निम्नलिखित में से एक प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हूण मंडल के रूप में जाना जाता था? बताएं, कौन सा क्षेत्र हूण मंडल के रूप में जाना जाता था? उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया पूनम जी, वेरी गुड। ठीक है, मालवा, बहुत बढ़िया। मालवा आसपास का क्षेत्र हूण मंडल के रूप में जाना जाता था। मालवा में हूण राज्य की स्थापना किस हूण के द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर बता दें। 2-3 प्रश्न, उसके बाद थोड़ा सा तरोताजा, फिर प्रश्न पे आते हैं। मालवा में हूण राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभय जी आपने लिखा खुशनवाज। खुशनवाज ने भारत में कोई भी हूण राज्य स्थापित नहीं किया था। वह सिर्फ एक अताताई या आक्रमणकारी के रूप में बस जाना जाता है, कोई भी राज्य स्थापना नहीं। ठीक है, सुरेंद्र जी फोन करिएगा कल ऑफिस वाले नंबर पे, ठीक है? बिल्कुल खूब अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि स्मिथ का नाम तो आप लोग जानते हैं ना। राजपूतों के कुल 36 जातियां थीं, इस बात का उल्लेख तमाम सारे लोगों के द्वारा किया गया है। कौन सा एक जिसने 36 में हूण को भी शामिल किया है, उसका नाम स्मिथ है, ये तो पता है ना सबको। क्यों भाई? स्मिथ राजपूतों के जो कुल 36 जातियां, या कुल कह लें, जाति वास्तव में शब्द उचित नहीं है प्रयोग करना, कुल कहना चाहिए। कुल, जाति गलत शब्द लोग बोलते हैं और जहां भी लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, कुल होना चाहिए। 36 कुलों में हूण भी शामिल थी, अर्थात राजपूतों, हूणों को राजपूत बताया किसने? स्मिथ ने बताया हुआ है। क्लियर है? चलें अब शुरुआत करते हैं हूण को लेकर के। पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ें। कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा है। हूणों की कुल 5 शाखाएं थीं, जिनमें से एक ने रोमन साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाई थी, पहली बात। दूसरी, हूणों की पश्चिमी शाखा, जिन्हें एफ्थलाइट या श्वेत हूण कहते हैं, ने 5वीं सदी में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था। हूणों ने यूची जाति को पराजित किया था। हूणों के गांधार आक्रमण का उल्लेख सुंग यून ने किया है। अब मुझे एक बात बताएं कि हूण तो खूब पढ़ा है ना, काफी वर्षों से खूब पढ़ा है हम सारे लोगों ने, लेकिन इस प्रकार के डिजाइन किए हुए प्रश्न
तो मुझे लगता है आप सभी लोगों के लिए यह पहली बार होगा कि हूण को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। क्यों भाई, सहमत है मेरी बात से? ये जो प्रश्न मैंने बनाया है निश्चित रूप से आपके लिए बहुत रामबाण साबित हो रहा होगा। हूणों की कुल 5 शाखाएं थीं, क्या यह बात सही लिखा हुआ है? तो भाई कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा है। 5 शाखाएं क्या हूणों की थीं? उत्तर है नहीं, 5 नहीं थी। कितनी थी? तो हूणों की जो शाखाएं हैं मेरे भाई वो सिर्फ 2 शाखाएं थी। कितनी? 2 शाखाएं थी। एक जिनमें से एक ने रोमन साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाई थी। रोमन साम्राज्य का पतन होता है, रोमन साम्राज्य के ऊपर अटैक हूणों के द्वारा ही किया गया था 5वीं 6वीं सदी में। 5वीं सदी विशेष रूप से हूणों ने रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया था। रोमन साम्राज्य के विषय में तो खूब आपको जानकारी है। मौर्योत्तर काल में रोमन को लेकर के जानकारी है। गुप्त काल में व्यापार में कमी आ गई थी रोमन्स के साथ। भारत में गुप्त काल खत्म हो रहा है, रोमन साम्राज्य पश्चिमी जगत में खत्म हो जा रहा है। कौन? हूणों की वजह से। हूणों की पश्चिमी शाखा जिन्हें एप्थलाइट या श्वेत हूण कहते हैं ने 5वीं सदी में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था। क्या यह बी वाली बात सही लिखी हुई है? हां या ना? क्या यह बी वाली बात सही लिखी हुई है? हां या ना? जी, ये जो लिखा है यहां पे ना पश्चिमी, ये तो गलत हो गया। ये पश्चिमी लिखा हुआ है, यही गलत है। यह पूर्वी शाखा है। कौन सी? पूर्वी शाखा। 2 शाखाएं थीं, एक पश्चिमी शाखा। इस पश्चिमी शाखा ने क्या किया? रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया था। तो हमें इसको विषय में जानने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। जो पूर्वी शाखा है, पूर्वी शाखा ये जो 2 शाखाएं हैं मूल रूप से मध्य एशियाई है ना भाई, मध्य एशियाई है ना, मध्य एशियाई है। खानाबदोश है, खानाबदोश है। तो खानाबदोश होने की वजह से बर्बर हैं। ठीक वैसे ही जैसे जय माहिष्मती वो फिल्म आई थी ना, जय माहिष्मती, कौन सी फिल्म थी वो? उसमें एक बर्बर असभ्य खानाबदोश जाति के द्वारा जो राक्षसों जैसे दिखाई देते हैं, जब अगला राजा कौन होगा इस बात का चुनाव होना था, तो रानी ने कहा कि जो उसको मार डालेगा, उसके राजा को, विपक्षी राजा को, वही अगला राजा बनेगा। नहीं तो 2 भाई रहते हैं, आपने देखा होगा, समझ गए होंगे बर्बर खानाबदोश कैसे लोग रहे होंगे। तो बर्बर खानाबदोश है, खानाबदोश है। तो एक पक्ष इधर निकल गया, एक पक्ष इधर निकल गया। जो ये पूर्वी शाखा है, पूर्वी शाखा पहुंचता है ऑक्सस क्षेत्र में। ऑक्सस रूसी क्षेत्र, ऑक्सस क्षेत्र में पहुंचता है और वर्षों तक यहां पर रहा, वर्षों तक यहां पर रहा ऑक्सस क्षेत्र में, पूर्वी शाखा। और यहां से ऑक्सस क्षेत्र से ये लोग आगे बढ़ते हैं, हिंदुकुश पर्वत पार करते हैं, हिंदुकुश पर्वत पार करते हैं। और हिंदुकुश पर्वत पार करके कहां पहुंचते हैं? गांधार पहुंचते हैं। कहां पे? गांधार पहुंचते हैं। कहानी सुन लें, गांधार पहुंचते हैं। और गांधार उस समय काल में भारत का ही हिस्सा था। गुप्त काल, समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त द्वितीय हो या उसके बाद, गांधार भारत का ही हिस्सा है। और यहीं पे प्रथम अटैक हो रहा है, प्रथम आक्रमण यहीं पे हो रहा है। प्रथम आक्रमण कौन कर रहा है? खुशनेवाज है। इस समय नेता कौन है इनका? खुशनेवाज है। यहां तक तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी ना। अब बात को आगे ले चलते हैं। तो ये जो पहली बात थी वो भी गलत हो गई, दूसरी बात ये भी गलत हो गई। ये जो पूर्वी है ना, पूर्वी शाखा को ही, पूर्वी शाखा को एप्थलाइट या श्वेत हूण कहा जाता है। तो भारत पर
हूणों की किस शाखा ने आक्रमण किया था? श्वेत हूण शाखा ने आक्रमण किया था। यह आक्रमण कब हो रहा है? 5वीं सदी में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। 5वीं सदी में, 5वीं सदी का मध्य है, 5वीं सदी का मध्य है। कहां पे? जब गांधार क्षेत्र में इन लोगों ने प्रवेश किया था, हिंदुकुश पर्वत को पार करके, 5वीं सदी का मध्य है। कौन? जब ये लोग प्रवेश कर रहे हैं तो बीच में इनको यूची जाति मिलती है। यूची, वही कुषाणों वाली यूची जाति से जुड़े हुए कुषाण लोग थे। तो यू जाति खत्म थोड़ी हो गई, उसमें से कुछ लोग फूट करके निकल करके भारत की ओर आ गए थे, लेकिन वह जाति के कुछ लोग तो हैं ना, आगे भी चल रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हजारों वर्षों से आज भी आदिवासी भाई बहन देखने को मिलते हैं ना। तो जब ये लोग भारत की ओर आ रहे हैं हूण लोग, तो बीच में इनको यूची जाति के लोग मिलते हैं। यूचियों को पराजित किया था, यह बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। और हूणों के गांधार आक्रमण का उल्लेख सुंगयून ने किया है। किसने किया है? सुंगयून ने किया हुआ है। क्या कहा है सुंगयून ने? कि जब मैं भारत गया, सुनिएगा, सुंगयून कब की बात कर रहा है? 520 ईस्वी के आसपास सुंगयून कह रहा है कि जब मैं गांधार गया तो मेरे दो पूर्वज मेरे, अर्थात सुंगयून कहता है कि मेरे दो पूर्वज पूर्व गांधार क्षेत्र को हूणों ने तहस नहस कर दिया था। कौन ये बात कह रहा है? सुंगयून यह बात कह रहा है। तो ये जो बात लिखी हुई है यह भी सही लिखा हुआ है। पूछ रहा था असत्य कथन कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? ए और बी, यह डी विकल्प सही होगा ना भाई। ए और बी असत्य है। नहीं, क्लियर है? कोई दो राय नहीं है, आगे बढ़ जाए। स्पष्टता है बिल्कुल। ग्यारह का डी होगा भाई जी। चले, जानकारी में वृद्धि हो रही होगी। ऐसे ही बस पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। नहीं, चले, कौन सा कथन सत्य है? भारत में हूणों के प्रथम आक्रमण की जानकारी चंद्रगर्भ परिप्रेक्षा से मिलती है। आप में से बहुतों के लिए यह भी बिल्कुल नई बात मिल गई होगी। कहां पे आक्रमण हो रहा है? गांधार क्षेत्र में ना। सुंगयून जानकारी दे रहा है। सुंगयून ये विदेशी यात्री है ना, विदेशी यात्री है। और किताब की बात किया जाए तो पुस्तक अब ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं। गांधार के विषय में जानकारी मिल रही है किसी पुस्तक में, तो भाई यह कौन सी किताब होगी? बौद्ध पुस्तक है ना, चंद्रगर्भ परिप्रेक्षा, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई किताब है। चंद्रगर्भा परिप्रेक्षा से मिलती है हूणों के प्रथम आक्रमण की जानकारी। दूसरी बात, यह बात सही लिखा हुआ है। दूसरी बात, हूणों का प्रथम भारतीय आक्रमण 5वीं सदी के मध्य में खुशनेवाज के नेतृत्व में हुआ था। ये 5वीं सदी का मध्य क्या है? सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है कि हूणों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था, वर्ष पूछा जा सकता है, या खुशनेवाज ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो आपको याद होगा यह 455-56 ईस्वी का दौर था जब खुशनेवाज के नेतृत्व में हूणों ने आक्रमण किया हुआ था। क्यों भाई? नहीं, 455। ठीक है। जब यह आक्रमण हुआ तो गुप्त राजा कौन था? स्कंदगुप्त था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं, 455 से लेकर के 467 तक स्कंदगुप्त का शासनकाल, याद होगा आपको। हूण आक्रमण का गुप्त अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक परिणाम हुआ। अब आप बताएंगे कौन सा सही गलत है, क्या उत्तर सही होगा इसमें? प्रश्न था कौन सा कथन सत्य है। डी के विषय में मैंने नहीं बताया कुछ। जी सुप्रिया जी, क्या होगा? सकारात्मक नहीं होगा, नकारात्मक होगा। क्यों नकारात्मक होगा? क्योंकि ये जो गुप्त हैं,
ये जो गुप्त हैं, इनका इधर जाना यह बाधित हो गया ना भाई, हूणों की वजह से बाधित हो गया, हूणों की वजह से बाधित हो गया। तो अब आपको याद होगा कि गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल में भारत का व्यापार किधर हो रहा है? दक्षिण पूर्व एशिया की ओर हो रहा है। अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था गुप्तोत्तर काल में जो डाउन हो रही है, उसमें एक कारण हूण भी शामिल है। नहीं तो अब क्या हो जाएगा उत्तर? तो यह भी गलत था, यह सही था, यह सही था, यह भी सही था। कौन सा कथन सत्य है? तो ए बी सी का मतलब सी विकल्प सही होगा। क्लियर है? सारी बातें बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ स्पष्ट हो रही होंगी, इसमें तनिक भी दो राय नहीं है। अर्थव्यवस्था का पतन। ठीक है, चले अगले पे आएंगे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, अभय जी दिखाई दे रहा है। अब निम्नलिखित में से, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। पहली बात, भारत में हूणों की सत्ता का संस्थापक तोरमाड़ था, यह तो सबको पता है। कुरा अभिलेख, एरड़ का वराह प्रतिमा लेख, रिष्ठल अभिलेख, संजेली लेख में तोरमाड़ का उल्लेख हुआ है। कितना शानदार प्रश्न बनाया है भाई, वास्तव में बहुत काबिले तारीफ वाली बात है। ये मुझे बहुत संतुष्टि है, खुशी है कि इतना अच्छा प्रश्न बनाया गया है। आपको इस एक समझें, ये देखने में एक प्रश्न है, लेकिन इस एक प्रश्न में कितना प्रश्न छुपा हुआ है सुप्रिया जी? एक प्रश्न ये छुपा हुआ है, दो प्रश्न, तीन प्रश्न, चार प्रश्न, पांच प्रश्न, और इसमें भी अभी जब बात करेंगे ना तो दो तीन प्रश्न और छुपे होंगे। पांच प्रश्न, ये 6 प्रश्न, ये 7 प्रश्न, ये 8 प्रश्न, ये 9 प्रश्न, 9 प्रश्न एक प्रश्न में छुपा हुआ है। क्यों सुप्रिया जी, बात स्पष्ट है? ठीक है, कहने का मतलब कि एक नहीं, ये कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न नहीं है, ये तनिक भी कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न नहीं है, सब तथ्य है। भारत में हूणों की सत्ता का संस्थापक कौन था? उत्तर है तोरमाड़। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधे तथ्य याद रखना है। कुरा अभिलेख का संबंध किस एक राजा से है? 4 विकल्प, तोरमाड़ से है। एरड़ का वराह प्रतिमा लेख पर किस राजा का नाम लिखा हुआ है? तोरमाड़, महाराजा धीराज तोरमाड़ लिखा हुआ है। रिष्ठल अभिलेख से किस राजा के पतन की सूचना मिलती है? तो पता चलता है यशोधर्मन के पापा प्रकाश धर्मन ने तोरमाड़ को पराजित किया था, सीधे तथ्य है। संजेली लेख में किस एक राजा का नाम उल्लिखित है? तो संजेली दानपत्र लेख है। तीन दानपत्र लेख हैं तोरमाड़ के संजेली से प्राप्त, तो संजेली से 3 दानपत्र लेख प्राप्त हुए हैं, गुजरात संजेली। ठीक है, सीधे सीधे तथ्य है ये। लेकिन जब कई सारे तथ्य मिल जाते हैं ना, तभी कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। जैसे शेखर पांडे के पास 2 हाथ हैं, शेखर पांडे के पास सर है, सर में बुद्धि है, नाक है, आंख है, कान है, पैर पेट सब है, तो ऐसे किसी जीवित व्यक्ति को मानव कहा जाता है? यह कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया बहुत सारे तथ्यों से? नहीं। तो तमाम सारे जब तथ्य आपस में घुल मिल जाते हैं ना, तब कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। लेकिन ये सब के सब तथ्य है। ठीक है जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कुरा अभिलेख। कुरा अभिलेख ध्यान देंगे, कुरा अभिलेख, एरड़ का वराह प्रतिमा लेख, आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए, रिष्ठल अभिलेख और संजेली लेख में तोरमाड़ का उल्लेख है। यही वह 4 लेख हैं, अभिलेख हैं, जहां पर तोरमाड़ का नाम मिलता है। अब किस रूप में मिलता है अभी उस पर भी बात करेंगे। ये पहले समझ ले, कुरा अभिलेख पंजाब से प्राप्त हुआ है, पंजाब में कुरा नाम का स्थान, वहां से लेख,
पूरा लेख। एरण, एरण कहां पे? मालवा, मालवा। एरण में वराह की एक प्रतिमा है, उस पर, प्रतिमा पर लेख खुदा हुआ है। फिर एक प्रश्न कि एरण की ये वराह प्रतिमा, प्रतिमा का निर्माण किसने कराया हुआ था? प्रतिमा, वराह प्रतिमा, एरण से वराह प्रतिमा कहां से प्राप्त हुआ? एरण से। एरण की वराह प्रतिमा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? आपको याद होगा शायद धान्य विष्णु का नाम। क्यों भाई? धान्य विष्णु का नाम। रिष्ठल लेख के विषय में आपको पता है, रिष्ठल कहां पे है? मंदसौर। कहां पे? मंदसौर, मध्य प्रदेश। संजेली कहां पर? गुजरात, गुजरात। क्लियर है बात? क्यों भाई? जी सुप्रिया जी, बिल्कुल। कभी भी इस बात को ऐसे ना सोचें कि प्रश्न 5 ही हुए हैं, उस 5 प्रश्न में एक प्रश्न में 4, 5, 6 और तमाम सारी बातें जो बताई जा रही हैं, सीधे सीधे यह 4 लाइन में तो 4 प्रश्न छुपा हुआ है। इसके अलावा जो कुछ बातें बताई जा रही हैं वो भी सब अपने आप में प्रश्न हैं। 5 प्रश्न में ही 25 प्रश्न के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे कुछ बातें समझने की जरूरत है, ध्यान में रखें। ये 4 लेख तो आपको पहले याद रखना है, तोरमाड़ से संबंधित है। अब इसमें कुछ बातें, ये जो एरण का वराह प्रतिमा लेख है, एरण मतलब, एरण का मतलब क्या है? मालवा। एरण का मतलब क्या है? मालवा। अब याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तोरमाड़ के द्वारा निर्गत प्रथम अभिलेख कौन सा है। समझिएगा बात को, तोरमाड़ के द्वारा निर्गत प्रथम अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाई यह प्रथम अभिलेख है, प्रथम लेख है तोरमाड़ का। याद रहेगा, तोरमाड़ का पहला अभिलेख कौन सा है? एरण का वराह प्रतिमा लेख है। इसके शासन के प्रथम वर्ष का है, प्रथम वर्ष का है। याद रहेगा, एरण का वराह प्रतिमा लेख बड़ा ही महत्वपूर्ण साक्ष्य। ठीक है जी अमित जी, अभी बात करते हैं। ठीक है जी, ये जो रिष्ठल लेख है, रिष्ठल लेख में आपको जानकारी है कि मालवा का जो राजा था यशोधर्मन, यशोधर्मन के बाबूजी का नाम था प्रकाशवर्धन। प्रकाशवर्धन, प्रकाशवर्धन ने क्या किया था? प्रकाशधर्मन ने क्या किया था? तोरमाड़ को पराजित किया था, तोरमाड़ को हराया था, इस बात की जानकारी मिलती है। ये जो रिष्ठल लेख है ना, मंदसौर क्षेत्र से ही प्राप्त है। आपको याद होगा कि यशोधर्मन का जो मंदसौर से अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसका लेखक वासुल था। ये तो पता है ना सबको, वासुल था। याद रखिएगा, इस रिष्ठल लेख का भी लेखक कौन है? वासुल ही था। याद रहेगी बात, रिष्ठल लेख का लेखक भी यही था। क्लियर है? क्यों भाई, आगे बात को ले चले, तमाम सारी जानकारी हो रही होगी। अब देखें कुछ और बातें, नोट करिएगा मैं जो बता रहा हूं। एरण का जो वराह प्रतिमा लेख है, इतनी बारीकी से कोई नहीं बताएगा कहीं भी। यह प्रथम लेख है तोरमाड़ का। इसी लेख पर तोरमाड़ के लिए महाराजा धीराज की उपाधि अंकित है। महाराजा धीराज, तोरमाड़ को कौन से लेख में कहा गया है? जी 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 बिल्कुल, महाराजा धीराज कहां पर कहा गया है? तो याद रखना है, एरण का वराह प्रतिमा लेख। ये जो महाराजा धीराज है, ये जो संजेली लेख है, यहां भी कहा गया है महाराजा धीराज, लेकिन ऐसे कहा गया है, परम भट्टारक, परम
भट्टारक महाराजा धीराज, ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है तोरमाण के लिए। रिष्ठल लेख में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो रिष्ठल लेख में तोरमाण के लिए हूण अधिप की, हूणाधिप, तोरमाण के लिए हूणाधिप, हूण अधिप, हूणाधिप, हूण अधिप मतलब हूण का राजा, हूण अधिप तोरमाण शब्द का प्रयोग हुआ है। याद रहेगी बात, कुछ भी पूछा जाएगा तोरमाण को लेकर के, हूण को लेकर के, खूब हूण आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस रूप में आज हम लोग हूण के विषय में जानकारी कर रहे हैं ना, ये वास्तव में अब आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि कुछ भी प्रश्न पूछा जाए हूणों के संदर्भ में, किसी भी परीक्षा में पूछा जाए, सब कुछ आपकी पकड़ में होगा। क्यों मेरे भाई? ठीक है, अब चले, अगला तथ्य लिखा हुआ है, सी पे आते हैं। तो ये बात सही हो गई थी, असत्य कथन चुनना था, ये भी बात सही लिखा हुआ है। कौशांबी से तोरमाण की 2 मुहरें मिली हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम लोग पूरा टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। इसका उद्देश्य, इन प्रश्नोत्तर अभ्यास का उद्देश्य आपको जांचना परखना नहीं है, आपकी जानकारी में वृद्धि करना है और एक मनोरंजन का साधन प्रश्न को बना दिया गया है। ठीक है, 2 मुहरें मिली हैं। याद रखिए कि कौशांबी से तोरमाण की 2 मुहरें मिली हुई हैं, बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और ये जो 2 मुहरें मिली हुई हैं, उन पर सूर्य का अंकन देखने को मिलता है और हूण राज तोरमाण उल्लिखित है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, तोरमाण की मुहरें कहां से, मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? कौशांबी से प्राप्त हुई हैं। याद रहेगी बात, तोरमाण की मुहरें, मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? कौशांबी से प्राप्त हुई हैं। 2 मुहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक वैसे ही जैसे नालंदा सोनीपत हम लोग हर्षवर्धन के संदर्भ में पढ़ते हैं, 2 मुहरें प्राप्त हुई हैं। सूर्य का अंकन देखने को मिलता है। डी पे आते हैं, हूणों ने तांबा, चांदी, स्वर्ण सिक्के जारी किए हुए थे। क्या यह बात सही लिखी हुई है? आप बताएंगे। जी अभय जी, अभी वो प्रश्न है नीचे, इस वजह से अभी उस पर चर्चा नहीं किया। नहीं, ये जो स्वर्ण लिख दिया ना, यही गलत हो गया। तांबा का सिक्का जारी किया, चांदी का सिक्का जारी किया, लेकिन सोने का सिक्का जारी हूणों ने नहीं किया हुआ था। हूणों ने सिर्फ और सिर्फ तांबा और चांदी के सिक्के जारी किए थे। और समझिएगा एक खास बात, ये जो हूणों ने, अब बहुत दुर्लभ प्रकार की बात जानकारी में आपके होनी चाहिए, ये जो तांबा का सिक्का है एवं चांदी का सिक्का है, बहुत छोटे एवं पतले होते थे। चांदी और तांबे का जो सिक्का है ना, ये बहुत छोटे और पतले होते थे। और इन सिक्कों पर आज हूणों के द्वारा चलाया गया, समझिएगा, आज हूणों के द्वारा चलाया गया, हूणों का शासन खत्म हो गया, लेकिन ये तांबा धातु तो है ना, चांदी धातु तो है ना, सिक्का है ना, समय के साथ घिसता जा रहा है। 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद किसी और राजा के द्वारा चलवाया जाता है उन सिक्कों को। अब ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी नए नोट लेकर के आए, ऐसा हो नहीं। दुर्भाग्यवश कभी मोदी जी पीएम नहीं रहे, कोई दूसरी पार्टी का पीएम होगा, नोटवा और सिक्का तो चलता रहेगा ना। तो वैसे ही काल क्रमेण ये जो हूणों के द्वारा तांबे और चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, जो कि छोटे और बहुत पतले होते थे, घिसते जा रहे हैं। इन सिक्कों पर वराह का अंकन होता था, वृषभ का अंकन होता था, का अंकन। ठीक है, छोटे होते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं।
समय के साथ ये इतने पतले और इतने छोटे होते थे कि इनके जो मुंह होते थे, मुंह वो कैसे दिखने लगे? ये मुंह जो होते थे गधे के मुंह के जैसे, गधे के मुंह के जैसे। और यही सिक्के कालक्रमेण किस नाम से जाना गया? गधिया सिक्का के नाम से जाना गया। याद रहेगी बात, जो कि मुख्य रूप से गुजरात एंड राजस्थान मतलब पश्चिमी भारत क्षेत्र में देखने को मिलता है। याद रहेगी बात। तो गधैया सिक्के का स्रोत भी हूण सिक्के हैं। क्यों भाई, याद रहेगी बात। तो ये गधैया सिक्के के विषय में भी आपको अच्छी जानकारी हो गई। क्या हो जाएगा? तो भाई असत्य कथन चुनना था, असत्य कथन मिल गया, इसकी वजह से डीविक। अगले पे आते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है 14वां। असत्य कथन को फिर से चुनना है। 8वीं सदी के ग्रंथ कुबलय माला में तोरमाड़ को संपूर्ण विश्व का स्वामी कहा गया है। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। आप में से बहुत सारे लोग इसके विषय में जानकारी नहीं रखते होंगे, लेकिन 2 दिन बाद, ये थोड़ा सा टॉपिक और आगे बढ़ जाए, 2-3 दिन बाद जब इन सारे प्रश्नों को आपके मेन टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा ना, तो दोबारा से एक बार जरूर देखिएगा और 3-4 दिन का गैप लेकर के फिर से एक बार देखिएगा। टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चलेंगे। कल जो हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे वो होगा मौखरी वंश को लेकर के। और ये कोई ना समझे कि मौखरी वंश तो बहुत आसान है, मौखरी तो आपने खूब पढ़ा हुआ है, हूण भी तो खूब पढ़ा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि हम खूब पढ़ करके जाते हैं और परीक्षा में प्रश्न का डिजाइन ऐसे होता है ना कि हम चौंक कर जाते हैं। समझिएगा बात को। हम सब कुछ खूब अच्छे से पढ़ करके जाते हैं, बावजूद इसके प्रश्न का स्वरूप जब हम लोग देखते हैं ना, भाई वही इतिहास, वही टॉपिक, लेकिन प्रश्न का स्वरूप जो बनाया जाता है पेपर सेटर के द्वारा, उसकी वजह से हम चौंक कर जाते हैं। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आपको उसके लिए तैयार कराया जा रहा है। आपके लिए हूण पहले बहुत आसान रहा होगा, लेकिन जब हम लोग अभी इन सारे प्रश्नों के इस स्वरूप में जब बात कर रहे हैं तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि इसके विषय में कुछ लोगों को जानकारी होगी, बहुतों को नहीं जानकारी होगी। ऐसे भी क्या है हूण में? क्यों? तो तोरमाड़ को संपूर्ण विश्व का स्वामी कहा गया है। कहां पे कहा गया है? कुबलय माला में कहा गया है। और बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये कुबलय माला की रचना आप सबको पता ही है, किसने किया है, कब किया है? जल्दी से उत्तर कर दीजिए, कुबलय माला किसकी रचना है? किस सदी में? 8वीं सदी का यह ग्रंथ है। कौन से धर्म का ग्रंथ है? तो जैन ग्रंथ है, आपको पता ही है। दूसरे पे आते हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे पवैया तोरमाड़ की राजधानी थी। क्या यह बात सही लिखा हुआ है? हां या ना? जी सुप्रिया जी, बिल्कुल। लाइक करने वाले बिल्कुल मजा नहीं आता है आप लोगों को मेरी क्लास में, लगता है भूल जाते हैं। क्या यह बात सही लिखी हुई है? बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। अब दिमाग में इस बात को नहीं ले जाना है कि कहां चंद्रभागा का मतलब क्या है? चिनाब। कहां चिनाब, कहां मालवा, थोड़ा सा दूरी है। कहां चिनाब, कहां मालवा, दूरी है। इस बात को बिल्कुल दिमाग से हटा देना है। क्या सिचुएशन रहा होगा, कैसे कैसे रहा होगा, कितने दिन के लिए मालवा में रहा होगा, कितने दिन पवैया से शासन किया होगा, अब ये सारी बातों को बिल्कुल हटा देना है। किताब में लिखा हुआ है, बस इसको ध्यान में रखना है। हरिभद्र ने, ये बात सही लिखा हुआ है। तीसरे पे आते हैं। हरिभद्र ने तोरमाड़ को जैन धर्म में दीक्षित किया था। क्या यह बात
आप जानते हैं कि हरिभद्र ने तोरमाण को जैन धर्म में दीक्षित किया था? पहले तो यही जानने की जरूरत है कि क्या तोरमाण जैन धर्म अपना लिया था क्या? क्यों? जी दिव्या जी, बहुत 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 शाबाशी भाई आपको, बहुत शाबाशी आपको। चलें, ईश्वर करें ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, लेकिन ध्यान में रखिए कि आपसे जुड़े हुए अन्य जो भी लोग हैं ना, उनको भी आगे बढ़ाते रहें, ठीक है? बांटने से ना चीजें और अच्छी होती हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है? तो दिव्या जी आप पास हो गई हैं, तो कम से कम 2 लोगों को और पास करा दीजिए, खूब आशीर्वाद मिलता है और ये बातें भविष्य में बहुत काम में आती हैं, ठीक है? हरिभद्र ने तोरमाण को जैन धर्म में दीक्षित किया था। पहले तो ये कि तोरमाण किस धर्म का धर्मावलंबी था? तो जैन ही था, बात बिल्कुल सही है। हरिभद्र ने तोरमाण को जैन धर्म में दीक्षित किया था, बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कहां पे इस बात की जानकारी मिलती है? कुबलय माला में यह लिखा हुआ है। कहां पे लिखा हुआ है? कुबलय माला नामक जैन ग्रंथ के अनुसार हरिभद्र ने तोरमाण को जैन धर्म में दीक्षित किया हुआ था, बात ये बिल्कुल सही लिखी हुई है। चौथे पे आते हैं। तोरमाण के ताम्र मुद्राओं पर उसकी उपाधि शाही जौबल अंकित है। क्या यह बात डी वाली सही लिखी हुई है, हां या ना? जी सुप्रिया जी, शाबाश, खूब 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 अच्छे से भविष्य में नाम रोशन करिए भाई, बहुत अच्छा लगता है आपके उत्तर देख करके। तोरमाण के ताम्र मुद्राओं पर नहीं मेरे भाई, रजत मुद्राओं पर, चांदी की मुद्राओं पर उसकी उपाधि शाही जौबल अंकित है। याद रहेगी बात? ठीक है, तो यह जो डी है ना, यही गलत हो जा रहा है, असत्य कथन हमें चुनना था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब तोरमाण के संदर्भ में भी सारी बातें मुझे लगता है फिनिश हो गई। अब बात होगी मिहिर कुल को लेकर के। अब ध्यान से देखेंगे 15वें प्रश्न पे, असत्य कथन यहां पे भी चुनना है। वेनसांग मिहिर कुल को पंच भारत का स्वामी बताता है क्या? तथा साकल सियालकोट को उसकी राजधानी बताता है क्या वेनसांग? अब बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है लोगों के लिए इस प्रश्न का सही उत्तर कर पाना। क्या वेनसांग इस प्रकार की, जब ऐसे एक एक लाइन पे हम लोग काम करेंगे ना, और एक बार आपके आंख के सामने से ये सारी चीजें जब गुजर जाए ना, तो निश्चिंत रहिए, जब भी प्रश्न आएगा ना, तो दिमाग के किसी कोने में ये सारी चीजें पड़ी हैं, वो क्लिक कर ही जाएंगी, ठीक है? वेनसांग, दूसरे पे आते हैं। वेनसांग के अनुसार नरसिंह गुप्त ने मिहिर कुल को पराजित कर बंदी बनाया था। तीसरे पे आते हैं। वेनसांग के अनुसार मिहिर कुल ने करोड़ों बौद्धों की हत्या की थी और 1600 बौद्ध स्तूप और विहार नष्ट कर दिए थे। चौथी बात, आर्य मंजूषी मूलकल्प और राज तरंगिणी से मिहिर कुल के कश्मीर के शासक होने की पुष्टि होती है। कितना अच्छा प्रश्न है भाई। बारी बारी से सब पे बात करते हैं। मुझे यह बताएं, क्या पहली वाली बात सही लिखी हुई है? क्या कुछ जानते हैं इसके विषय में? नहीं जानते हैं तो अभी याद रखिए। वेनसांग, समझिएगा, मिहिर कुल के संदर्भ में, मिहिर कुल के संदर्भ में, मिहिर कुल के संदर्भ में कौन कौन से विदेशी हैं जो कि जानकारी देते हैं? कॉपी में नोट होना चाहिए आपके। मिहिर कुल के विषय में जानकारी देने वाले विदेशी कौन कौन जानकारी देता है? जानकारी देने वाले विदेशी में आधारभूत बात नोट हो जाएगी, काम बहुत आसान। मिहिर कुल के विषय में जानकारी कौन कौन से विदेशी दे रहे हैं? पहला नाम
सुंगयून, दूसरा नाम वेनसांग, तीसरा नाम कॉसमॉस। ये तीनों संजोगवश कौन है? बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण की वजह से भारत आए हुए हैं। क्यों भाई, क्लियर है ना? जी बहुत बढ़िया, खूब अच्छे से आप सबको जानकारी है। ठीक है, इतनी तो जानकारी हो गई। अब समझिए, मेहरकुल से संबंधित एक बहुत ही फेमस अभिलेख है। इसका अभिलेख कौन सा है? अभिलेख जल्दी से बता दे मुझे, कौन सा अभिलेख है मेहरकुल से संबंधित? क्या ग्वालियर अभिलेख है? ग्वालियर लेख। क्यों भाई, ग्वालियर लेख है क्या? जी अब है जी, बहुत बढ़िया। एक तथ्य और, ग्वालियर लेख इसके शासन के 16वें वर्ष जारी हुआ था। ठीक है, इसके शासन के 16वें वर्ष ग्वालियर लेख जारी हुआ था। तीसरी बात, कुछ साहित्यिक स्रोत के विषय में जानकारी हासिल कर लेते हैं। साहित्यिक स्रोत जहां से मेहरकुल के विषय में खूब प्रश्न पूछा हुआ है। हुणों के विषय में लगातार प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है साहित्यिक स्रोत में। जैसे ऊपर हमने देखा, ऊपर एक किताब जिसका नाम प्रश्न में था ना, आर्य मंजूश्री मूल कल्प। क्यों भाई, मंजूश्री मूल कल्प कश्मीर का शासक बताया गया है इसमें, नहीं। दूसरा, राज तरंगिणी। क्यों भाई, राज तरंगिणी। इसके अलावा कोई और बताएगा? उत्तरकांड, उत्तरकांड एक जैन धर्म की किताब है, कोई इसका लेखक बताएगा क्या? उत्तरकांड एक जैन धर्म की किताब है, कोई बताएगा? उत्तरकांड जैन धर्म की किताब है। सॉरी, उत्तर पुराण। हाँ भाई, उत्तर पुराण, कांड नहीं, उत्तर पुराण जैन धर्म की एक किताब है, उसका लेखक कोई बताएगा? उत्तर पुराण ये जैन धर्म की किताब है। गुणभद्र का नाम सुना है? गुणभद्र, गुणभद्र ने एक किताब लिखी है उत्तर पुराण, जैन धर्म से जुड़ी हुई किताब है। पुराण को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होना है, उत्तर पुराण। एक और किताब है जैन धर्म की जिसका नाम है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण किसने लिखा है? जैन धर्म की किताब है, जिनसेन के द्वारा लिखी गई है हरिवंश पुराण। ये चार किताबों के नाम आपको जुबान पे याद होने चाहिए। ये जो भी बताया स्रोत को लेकर के बात बताया, मेहरकुल से जुड़ा हुआ। क्लियर है बात जी? ठीक है, चले अब आ जाते हैं प्रश्न पे। तो हुआ ये समझिएगा कि यशोधर्मन पहला व्यक्ति हुआ। कुछ काम की बातें जो कि आपको कहानी की तरह दिमाग में डाल लेना है। यशोधर्मन पहला भारतीय राजा था जिसने मेहरकुल को पराजित किया था। मेहरकुल को पराजित करने वाला पहला भारतीय राजा यशोधर्मन। यशोधर्मन के बाद और सारे राजाओं के द्वारा पराजित किया गया है। अभी प्रश्न है, हम लोग देखेंगे। एक नाम आएगा नरसिंह गुप्त बालादित्य, जो परवर्ती गुप्त हैं, स्कंदगुप्त के बाद वाले परवर्ती गुप्त राजा नरसिंह गुप्त बालादित्य। ये कौन था? ये गुप्तों में एक ऐसा राजा है जो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। याद आ रही होगी बात। नरसिंह गुप्त बालादित्य और मेहरकुल में संघर्ष हुआ। नरसिंह गुप्त बालादित्य जो कि बौद्ध था, मेहरकुल को पराजित कर देता है।
नरसिंह गुप्त बालादित्य बौद्ध था ना, गुप्त राजा है लेकिन बौद्ध है। और बौद्धों का घोर शत्रु किसे कहा जाता है? बौद्धों का घोर शत्रु मिहिरकुल को कहा जाता है। मिहिरकुल क्या एक धर्म सहिष्णु राजा था? तो याद रखना है, इसके पिताजी तोरमाण धर्म सहिष्णु राजा थे। तोरमाण के लिए अगर एक लाइन लिखा रहे कि तोरमाण एक धर्म सहिष्णु हूण राजा था, बात सही है, लेकिन मिहिरकुल धर्म सहिष्णु हूण राजा नहीं था। तोरमाण जैन धर्म अपना लिए थे, मिहिरकुल शैव धर्म अपना लिया था। मिहिरकुल शैव धर्म अपना लिया था। मिहिरकुल कट्टर शैव था, धर्म सहिष्णु नहीं था। नरसिंह गुप्त बालादित्य मिहिरकुल के लिए कॉस्मोस ने गोल्लास शब्द का प्रयोग किया है। GOLLAS, गोल्लास, कॉस्मोस ने। दोनों के बीच संघर्ष हुआ, मिहिरकुल पराजित हुआ, मिहिरकुल को बंदी बना लिया गया। तब तक मिहिरकुल कहां का राजा है? तो भाई मालवा क्षेत्र से ही राजकाज कर रहा है, मालवा क्षेत्र से ही राजकाज कर रहा है। पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया। मम्मी आती हैं नरसिंह बालादित्य की, कहती हैं कि छोड़ दो, रिहा कर दो। नरसिंह गुप्त बालादित्य ने रिहा कर दिया, छोड़ दिया। अब मालवा में इसका राजकाज नहीं है। पराजित मिहिरकुल जब नरसिंह गुप्त ने इसे छोड़ दिया तो यह कश्मीर की ओर भागता है, कश्मीर जाता है। और कश्मीर में जो भी राजा राजकाज कर रहा था उसको हराता है मिहिरकुल, और कश्मीर में उस राजा की हत्या करके स्वयं कश्मीर का राजा बन जाता है। तो कश्मीर, मालवा छूट गया, पवैया छूट गया, कहां पे? कश्मीर का राजा हो जाता है। कहानी क्लियर है? प्रश्न लिखा हुआ था ना, आर्य मंजूश्री मूलकर और राजतरंगिणी से मिहिरकुल के कश्मीर के शासक होने की पुष्टि होती है, जबकि इनके बाबूजी मालवा में शासन कर रहे थे। राजधानी थी कहां पे? पवैया में। इनकी राजधानी कहां पे हो गई? मिहिरकुल की राजधानी साकल। कौन बता रहा है? वेनसांग। और ये पूरी जो कहानी अभी बता रहा था, ये कहानियां कौन बता रहा है? ये पूरी की पूरी कहानी वेनसांग बता रहे हैं कि नरसिंह गुप्त बालादित्य की मम्मी ने कहा छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। ये कश्मीर गए और कश्मीर के शासक की हत्या किया, कश्मीर का शासक बन गया। कौन यह जानकारी दे रहा है? वेनसांग ये जानकारी दे रहे हैं। और इस बात की पुष्टि कि कश्मीर का राजा हो गया था, इन दोनों जगहों से प्राप्त होती है। क्लियर है बात? ठीक है। राजधानी क्या है इनकी? साकल है। आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो आर्य मंजूश्री और राजतरंगिणी से मिहिरकुल के शासक होने की पुष्टि होती है। बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वेनसांग के अनुसार मिहिरकुल ने करोड़ों बौद्धों की हत्या की थी। बात सही लिखा हुआ है। वेनसांग यह जानकारी दे रहा है। वेनसांग अब ये बौद्धों का कट्टर शत्रु है। कौन? मिहिरकुल। मिहिरकुल क्या है? शैव है ना, कट्टर शैव है, कट्टर शैव है। करोड़ों बौद्धों की हत्या की और 1600 बौद्ध स्तूप और विहार नष्ट किए थे। 1600, याद रखना है आंकड़ा, 1600 बौद्ध विहार और स्तूप नष्ट किए थे। और ये जो नष्ट किए थे, इन्हीं में से कुछ के नाम जो कि आपको मैं बताता हूं, याद रखिए। क्या? कौशांबी में एक विहार है जिसका नाम है घोषिताराम। याद है? घोषिताराम। तो भाई घोषिताराम विहार याद है सबको? घोषिताराम किसने नष्ट किया हुआ था? भाई साहब है। ठीक है,
याद रहेगी बात। कसिया तो सबको पता होगा, कसिया, कसिया में एक बौद्ध विहार था, इसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की बात नहीं हो रही है, नालंदा में एक बौद्ध विहार, उससे अलग, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया मेहरकुल ने। ये 1600 में ही ये सारे हैं जिसकी जानकारी वेनसांग दे रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो भाई असत्य कथन को चुनना था। अब बताइए कौन सा असत्य कथन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? डी। सुप्रिया जी, निश्चित रूप से अभय जी, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अर्थात कोई नहीं, सारे के सारे सही हैं, सब के सब सत्य है। चले, 2-3 और प्रश्न है, फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब तथ्यात्मक है सीधे सीधे। पहला 16वें नंबर पे, मेहरकुल के विषय में किसने कहा है कि वह बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करता था तथा शैतानों की पूजा करता था? सीधे सीधे तथ्य हैं, आपको याद रख लेना है कि मेहरकुल के विषय में ऐसी बात कौन कह रहा है। हाँ भाई, क्या हो जाएगा? शैतानों की पूजा करता था, बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करता था। कौन कहेगा? कोई बौद्ध वाला ही तो कहेगा। क्या है उत्तर? सुंग यून। नहीं, आपको बता दिया 3 विदेशी हैं जो कि चर्चा करते हैं, इत सिंह तो होगा नहीं। इन तीनों में से कौन? सुंग यून है, बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करता था, शैतानों की पूजा करता था। अगले पे लिखा हुआ है, मेहरकुल के विषय में किसने कहा है कि वह शैतानों का अवतार था और विनाश का देवता था? यह प्रश्न बदल गया। हाँ भाई, विनाश का देवता था, शैतान का अवतार किसने कहा हुआ है? राज तरंगिणी में यह बात कही गई है। जिनको ना पता हो, ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, याद कर लेंगे। अगले पे आएंगे, लिखा हुआ है, मेहरकुल के चांदी के सिक्कों पर किसका अंकन नहीं है? मेहरकुल के द्वारा जो चांदी का सिक्का चलाया गया, उस पर किसका अंकन नहीं है? आप बताएंगे। सी। पूनम जी आपने लिखा सी, सी सी। तो भाई चांदी के सिक्के, मेहरकुल शैव है ना, मेहरकुल शैव है। मेहरकुल की एक उपाधि जयति वृषभ, ये क्या है? उपाधि है। मेहरकुल की उपाधि जयति वृषभ ये है। नंदी भी बने हुए हैं, त्रिशूल भी बने हुए हैं, शिव भगवान नहीं बने हुए हैं। याद रहेगा, इसी से पता चल जाता है, ये वृषभ है, नंदी, त्रिशूल, इसी से पता चल जाता है कि यह शैव धर्म का समर्थक है। क्लियर है बात? शिव जी नहीं बने हुए हैं। क्लियर है? चले अगले पे आते हैं। जयति वृषभ उसकी उपाधि का अंकन है। मेहरकुल को दुष्टों में प्रथम किसने कहा है? मेहरकुल को दुष्टों में प्रथम किसने कहा है? दुष्टों में प्रथम, दुष्टों में प्रथम कौन कह रहा है? तो ये बात जैन ग्रंथ में लिखी गई है। जैन ग्रंथ में 2 जैन ग्रंथ के विषय में आपको बताया, जहां से मेहरकुल के विषय में जानकारी मिल रही है। कौन? एक हरिवंश पुराण एंड दूसरा उत्तर पुराण। इन दोनों में लिखा हुआ है मेहरकुल के विषय में दुष्टों में प्रथम। याद रहेगी बात जी? ठीक है, आज के लिए एक लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने हूणों को पराजित नहीं किया था? हूणों को पराजित नहीं किया था, किसने पराजित नहीं किया है? आप बताएंगे।
अब मैं पूछ लेता हूं, थोड़ा सा मुझे बताएं, हुणों को पराजित करने वाले, हुणों को पराजित करने वाले, मुझे बताएं, क्या प्रभाकर वर्धन था क्या? हां या ना? प्रभाकर वर्धन ने क्या हुणों को पराजित किया था, हां या ना? जी अभय जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। हां, यशोधर्मन ने पराजित किया है क्या? नरसिंह गुप्त ने पराजित किया है क्या? क्यों भाई? फिर इसके अलावा देवपाल, पाल वंश का राजा, ये बताएं, देवपाल ने पराजित किया है क्या? देवपाल, याद रखिए, देवपाल से जुड़ा हुआ एक बादल अभिलेख या लेख, इससे जानकारी मिलती है कि हुणों के दर्प को चूर चूर किया हुआ था। यह बात बादल लेख में लिखा हुआ है देवपाल के लिए। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि हुणों को पराजित करने वाले मौखरी वंश के राजा कौन थे? मौखरी वंश के राजा कौन थे जिसने हुणों को पराजित किया हुआ था? कोई बताएगा? ईशान वर्मा, हरहा लेख, शाबाश, बहुत बढ़िया। कौन? ईशान वर्मा, ईशान वर्मा एंड अवंती वर्मा, दो मौखरी राजा हैं जिसने हुणों को पराजित किया हुआ था। ठीक है, अब आते हैं परमार। ये सियक कौन है? परमार। ये प्रथम नहीं होगा, सियक द्वितीय है, सियक द्वितीय। कौन है? परमार वंश का राजा, परमार वंश का राजा सियक द्वितीय ने पराजित किया हुणों को। परमार वंश का राजा मुंज परमार ने पराजित किया हुणों को। परमार वंश का राजा सिंधुराज, सिंधुराज, इसने पराजित किया हुणों को। और उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से याद हो गया होगा।